चलिए यूनिट 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिकली इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम सेल्स और कैश के ऑडिट्स के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है कैश रिसीवेबल साइकिल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सर यही आता है कि ये दोनों साथ में क्यों। ऑब्वियसली बात है सर, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। तो रेवेन्यू, अगर आप कोई गुड्स को सेल करेंगे या किसी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, सो डेफिनेटली आपको कैश मिलेगा और कैश इज वेरी सेंसिटिव आइटम। आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक तो ऑडिट पढ़ना है कि सेल्स, तीन चीजें पढ़नी है। सेल्स के बारे में पढ़ना है, रिसीवेबल के बारे में पढ़ना है और कैश साइकिल के बारे में पढ़ना है। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सेल्स का ऑडिट समझेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का ऑडिट समझेंगे और कैश रिसिप्ट का ऑडिट समझेंगे। तो देखिए, जब कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ अगर हम डिस्कस करें तो इंटरनल कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में हम तीन एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा ऑथोराइजेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को ऑथोराइज करने वाला, उसको रिकॉर्ड करने वाला और उस एसेट को अपनी कस्टडी में रखने वाले, तीनों जो हैं वो अलग अलग होना चाहिए। मतलब सेल्स ऑडिट अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके माइंड में बीइंग ए ऑडिटर सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोराइजेशन, ARC, ऑथोराइजेशन, रिकॉर्डिंग और कस्टडी जो है वो डिफरेंट पर्सन टेक केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, सेल्स के ऑडिट में ऑथोराइजेशन किस किस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए? अगर हम बात कर रहे हैं ऑथोराइजेशन, कोई दो एग्जांपल आपके माइंड में आती हो कि सर ऑथोराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर करता होगा। क्या क्या आप प्रैक्टिकली ऐसा सोच सकते हैं जो आपको लगता हो? सेल्स ऑर्डर और इन्वेंट्री में ऑथोराइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, चेकिंग ऑफ द इन्वेंट्री। नो। सेल्स ऑर्डर के साथ में दीप्ति, क्या नाम है, दीपांजलि ने ठीक लिखा है सर, अगर हम क्रेडिट में इस गुड्स को सोल्ड करेंगे, मतलब आपको किस पर्सन को गुड सेल करना चाहिए और किस पर्सन को सेल नहीं करना चाहिए, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका ऑथोराइजेशन का। और कोई एग्जांपल? अकाउंट रिसीवेबल में ऑथोराइजेशन की क्या अप्रूवल, किस चीज की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है क्रेडिट सेल्स के अलावा, और अकाउंट रिसीवेबल में किस चीज की ऑथोराइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है? तो अगर मैं ये कहूं रिटर्न ऑफ बेड डेप्स, बेड डेप्स में भी आपको ऑथोराइजेशन होगा ना, कि कितना अलाउंसेस, प्रोविजन फॉर अलाउंसेस बनाना है, कौन से अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ करना है, कौन सा सेल्स रिटर्न होना है। तो आप सोचिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में तीनों काम एक ही पर्सन कर रहा हो, तीनों काम, ऑथोराइज भी वही करता है कि किसको क्रेडिट सेल्स करना है, रिकॉर्डिंग भी वही करता है और गुड्स डिस्पैच भी करता है, तो कहीं ना कहीं दिस इज द वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि यहां पर फिर मैन्युपुलेशन और फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि अथोराइजेशन, रिकॉर्डिंग और कस्टडी क्या है, वो तीन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन अगर हैंडल कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉस्ट बेनिफिट को कंसीडर करेगी। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल नहीं है कि सारे काम अलग अलग पर्सन करें, उसके लिए उनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, इंप्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा। तो यहां पर फिर एक कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल स्टेब्लिश किया जाए। सर कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल मतलब आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं कर पा रहे हैं, आप अलग अलग पर्सन को टास्क नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या होगा? जो ऑनर है वो ज्यादा सुपरवाइजर करें, ऑनर का इन्वॉल्वमेंट खुद का ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि
उसके पास तो स्टाफ नहीं, तो वही वही क्या करेगा, ज्यादा सुपरवाइज करेगा। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसेस, उसका खुद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में जो कॉस्ट कंसिडरेशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी। अब कुछ डिपार्टमेंट के नाम स्पेसिफिकली मैं आपको बताने जा रहा हूं, मतलब आपको इस सेगमेंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए आपसे अगर थोड़ा सा पूछा जाए, इस चैप्टर को अगर हटा दिया जाए यहां से भी, आप मुझे बताइए, एक सेल्स, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे, किसी कंपनी में आपने जॉब करी होगी, या ग्रेजुएशन लेवल पर आपने कहीं सोच, एक सेल्स के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए? एक सेल्स जब होती है तो क्या 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 उसका ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता होगा? क्या आपको लगता है कि सर सेल्स की स्टार्टिंग कहां से होती है? जरा प्रैक्टिकली क्या आप सोच सकते हैं कि सेल्स की बिगिनिंग कहां से होती है? सबसे पहले सेल्स अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है, सेल्स ट्रांजेक्शन स्टार्ट कहां से होता है? तो सबसे पहले दिमाग में आपका पहला कॉन्सेप्ट तो यही अराइज होना चाहिए कि सर सेल्स के लिए सबसे पहले आता होगा सेल्स ऑर्डर। क्या सेल्स ऑर्डर के बिना गुड्स डिस्पैच हो सकता है क्या? तो सबसे पहला काम, एक तो सर इसका मतलब ये हो गया कि एक सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट होगा। अब आपके पास सेल ऑर्डर आ गया, अगली स्टेप क्या होना चाहिए? थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, अगली स्टेप क्या होना चाहिए? सर कहीं ना कहीं सेल ऑर्डर है, तो क्या सबको माल बेच दें उठा के? तो अगली स्टेप क्या हो सकती है? तो सर अगली स्टेप क्रेडिट चेक करना उसकी। अभी पूरा हम एक फ्लो चार्ट तो समझेंगे, लेकिन अगर हम ये सोचें, हाँ सर कहीं ना कहीं सेल्स तो होगी होगी, तो सेल ऑर्डर आएगा, क्रेडिट आएगा, फिर क्रेडिट के बाद क्या होना चाहिए? सीधे गुड्स डिस्पैच कर दे। कई बच्चे बोले कैश रिसिप्ट, बेटा कैश तो रिसिप्ट कब होगा? जब माल बिकेगा। अभी तो हमने ऑर्डर आया है, क्रेडिट अप्रूवल चेक की। फिर कहीं ना कहीं ये शिपिंग डिपार्टमेंट को जा सकता है, इन्वेंट्री वेयर हाउस में जा सकता है। ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे आप लोग? आप सोचिए ना कि एक ऑर्डर आया, सीधे माल बेच दें। आप अपने, आप ऐसा सोचा करो कि आप एक शॉप पे बैठे हो, तो आपके पास सेल ऑर्डर आता है, आप चेक करते हो कि कहीं ना कहीं कोई सिस्टम होगा ना आपका कि यार इस पर्सन को क्रेडिट में सेल्स करना है या नहीं करना है। चलो क्रेडिट से में सेल्स करना है, ये भी हमने डिसीजन ले लिया। तो आप ये चेक करोगे कि नहीं कि वेयर हाउस में वो इन्वेंट्री है या नहीं है मेरे पास। वेयर हाउस में इन्वेंट्री होगी, फिर वेयर हाउस में इन्वेंट्री है तो उसके बाद क्या होगा? तो कहीं ना कहीं फिर शिपिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा कि यार कैसे गुड्स इसको भेजना है। शिपिंग डिपार्टमेंट भी हो गया, शिपिंग भी हो गया, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? अरे शिपिंग डिपार्टमेंट के बाद अगला क्या होना चाहिए? इन्वॉइसिंग होगी सर। दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर इन्वॉइसिंग होगी। इन्वॉइसिंग होने के बाद वो अकाउंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड होगा। इन्वॉइस बनने के बाद अकाउंट रिसीवेबल आएगा, और फिर अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्शन आएगा। तो ये सारी प्रोसेस को ही हमने क्या करना है, समझना है। लेकिन हमें एग्जाम पास करना है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो बड़ा सरल लगेगा, लेकिन हमने प्रैक्टिकली सोचने के साथ साथ अब हमें कुछ एज पर दी यूएस ऑडिट, कुछ डिपार्टमेंट के नाम स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेंगे, हमें समझने पड़ेंगे। तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक नाम मैंने मेंशन किए, जैसे एक रिसीविंग डिपार्टमेंट है। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। अब रिसीविंग डिपार्टमेंट और एक इन्वेंट्री वेयर हाउस, ये दो सीक्वेंस में मैंने यहां पे मेंशन किए, 1 और 2, दोनों अलग अलग है। सबसे पहले तो स्टूडेंट इसको एक ही समझ लेते हैं। रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम है कि अगर कोई भी गुड्स उस डिपार्टमेंट में आता है, तो उसकी वो अपने पास एक एंट्री कर लेता है और उसको वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देता है। तो आप मुझे बताइए, क्या रिसीविंग डिपार्टमेंट का रोल सेल्स के केस में होगा, यस और नो? आपके दिमाग में सबसे पहले एक पिक्चर तो ये होना चाहिए। सेलिंग ऑफ गुड्स में रिसीविंग डिपार्टमेंट का रोल होगा या नहीं होगा? कितने लोगों को लगता है सेलिंग ऑफ गुड्स में होना चाहिए? डेफिनेटली नहीं होगा सर। हम सेल्स रिटर्न वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, सेल्स। तो जब एग्जाम में आप सीपीए केस सिमुलेशंस करेंगे, अगर उन्होंने आपको सेल्स वर्ड दे रखा है, सिंपल सेल्स का ऑडिट पूछ रहे हैं, तो रिसीविंग डिपार्टमेंट का रोल वहां पे नहीं होगा।
यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने मेंशन की है, प्रिपेयर रिसीविंग रिपोर्ट एंड हैंडल ऑल द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और मटेरियल। देख रहे हैं आपने, मैंने मेंशन किया हुआ है। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट का सर एक ही टास्क, वो क्या करता है, गुड्स को रिसीव करता है और उसकी क्या बनाता है, रिपोर्ट। उसकी एक वो रिपोर्ट बनाता है। तो अब मैं आपसे पूछूं, रिपोर्ट जो है वो बनाने के बाद क्या फिजिकल कस्टडी भी उसके पास होती होगी? यस और नो? बिल्कुल नहीं होती है। रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास फिजिकल कस्टडी नहीं होती। वेयर हाउस में जाता है गुड्स, इस रिसीविंग रिपोर्ट के साथ में गुड्स जाएगा इन्वेंट्री वेयर हाउस में, जहां पर फिजिकल कस्टडी होगी। तो मैं अब अगला क्वेश्चन आपसे एक और पूछना चाहता हूं, क्या इन्वेंट्री वेयर हाउस सेल और परचेस दोनों में यूज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा सर, क्योंकि चाहे गुड्स आएगा या गुड्स जाएगा, तो फिजिकल वेयर हाउस डिपार्टमेंट जो है, इन्वेंट्री वेयर हाउस है, उसका रोल चाहे सेल्स में हो चाहे परचेस में होगा। अभी हम परचेस का ऑडिट अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे, अगली यूनिट में पढ़ेंगे। अभी हम सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव जो है वो सेल्स में होना चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। आप देख रहे हैं, मैं आपको डिस्कस करके एक भूमिका बना रहा हूं, आपके दिमाग में वो चीजें बैठा रहा हूं, बिकॉज आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। प्लेन रीडिंग करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब होता है बिलिंग डिपार्टमेंट। तो बिलिंग डिपार्टमेंट अलग है। क्या बिलिंग डिपार्टमेंट ही अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट होगा क्या? नॉट एट ऑल। बिलिंग डिपार्टमेंट अलग है, क्योंकि अगर बिलिंग डिपार्टमेंट ही लेजर में एंट्री करने लगेगा तो वो गेम अलग हो जाएगा। तो बिलिंग डिपार्टमेंट का एक ही काम है, कस्टमर की इनवॉइस प्रिपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स शिप्ड। अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे। एक तरफ तो आपने इनवॉइस देखे, और एक तरफ आप शिपिंग डिपार्टमेंट जो है, ये आपका शिपिंग डिपार्टमेंट है। यहां से सारा गुड्स बाहर जाता है। आपको ये चेक करना है कि ये जो माल गया है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, आपको ये चेक करना है कि यार ये जो गुड्स एक्चुअल में डिस्पैच हुआ है, इसकी इनवॉइस बनी है या नहीं बनी है। आपका फ्लो क्या होना चाहिए, इनवॉइस से शिपिंग डॉक्यूमेंट को मैच करेंगे, यस और नो? या कुछ और हो सकता है? क्या इनवॉइस से शिपिंग डॉक्यूमेंट को मैच किया जाएगा? तो सर बिल्कुल भी नहीं। इनवॉइस से कभी भी शिपिंग डॉक्यूमेंट को चेक नहीं किया जा सकता कि इनवॉइस, जितना गुड्स डिस्पैच हुआ उसके इनवॉइस बनी नहीं। हमेशा हम चलेंगे सोर्स से कि ये यहां से ये चेक करेंगे, अपोजिट चलेंगे। मतलब शिपिंग डॉक्यूमेंट को उठाएंगे, बिल ऑफ लैंडिंग को उठाएंगे, और उस शिपिंग डॉक्यूमेंट से चेक करेंगे हम, शिपिंग डॉक्यूमेंट से चेक करेंगे इनवॉइसेस को कि यार जितना गुड्स डिस्पैच हुआ है उसकी इनवॉइस बनी है या नहीं बनी। ध्यान रखिए, इनवॉइस टू शिपिंग नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सर आई फॉर इनवॉइस और एस फॉर शिपिंग यहां से यहां नहीं जाएंगे, ये काट दिया मैंने। शिपिंग से इनवॉइस यहां से जाएंगे, यहां से आपको चेक करना है। किस चीज के लिए, ये किस प्रकार का ये इसमें आप क्या चेक करने जा रहे हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख दो कि आप उसी कॉन्टेक्स्ट में समझे हो कि जो गुड्स हमने डिस्पैच किया है उसकी इनवॉइसिंग हुई है या नहीं है। ये बात हमें अगर चेक करना है तो हम शिपिंग डॉक्यूमेंट से इनवॉइसिंग को चेक करेंगे, शिपिंग डॉक्यूमेंट से अकाउंट रिसीवेबल को चेक नहीं करेंगे, शिपिंग डॉक्यूमेंट से कैश रिसिप्ट को चेक नहीं करेंगे, शिपिंग डॉक्यूमेंट से रिसीविंग रिपोर्ट को चेक नहीं करेंगे। ये बात आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देगा।
हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि जो गुड्स हमने डिस्पैच किया है वो इनवॉइसिंग हुई या नहीं हुई है, कि माल भेज दिया। मतलब ऐसा सोचो कि आप लोगों को मैं बुक्स भेजता हूं ना कुरियर से, मैंने आपको कुरियर से बुक्स भेज दी ग्लैम की। अब मुझे ये चेक करना है कि उसकी मैंने इनवॉइस बनाई कि नहीं बनाई, तो इनवॉइस से वो नहीं देखूंगा जो कुरियर की रिसिप्ट होती है, कुरियर की रिसिप्ट से चेक करूंगा कि इसकी इनवॉइसिंग हुई है या नहीं हुई। तो आपको अपोजिट चलना है। बात समझ में आ गई है कि ये डिपार्टमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सेल्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट में रिसीविंग डिपार्टमेंट अलग कॉन्सेप्ट है, इन्वेंट्री वेयरहाउस अलग कॉन्सेप्ट है, बिलिंग अलग है। शिपिंग का काम क्या है सर? प्रिपेयर शिपिंग डॉक्यूमेंट एंड शिप्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द अथोराइज सेल्स ऑर्डर। तो शिपिंग डॉक्यूमेंट से आप किसको मैच करेंगे? कि जो ऑर्डर आपके पास आया है वही डिस्पैच किया है कि नहीं। तो अगर आपको यह भी चेक करना है कि शिपिंग डॉक्यूमेंट से सेल्स ऑर्डर को वेरीफाई करना है, सेल्स ऑर्डर को, कि जो सेल्स ऑर्डर आया था वही माल भेजा है, क्या आप इनवॉइस से पता कर सकते हो? क्या इनवॉइस और शिपिंग को आपस में क्रॉस वेरीफाई करके ये पता किया जा सकता है कि जो ऑर्डर मिला था वही भेजा है? कितने लोग बोलते हैं इस बात से अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करते हैं? वो हैंड रेज कर दो। जो लोग अग्री करते हैं उन्हें डिसएग्री कर जाना चाहिए कि सर कभी भी हम इनवॉइस से शिपिंग डॉक्यूमेंट को वेरीफाई को रिकंसाइल करके इस बात का अश्योरेंस नहीं ले सकते कि जो ऑर्डर आया था वही भेजा है। जो ऑर्डर आया है वही भेजा है, उसको पता करने के लिए आपको सेल ऑर्डर टू शिपिंग डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा। सेल्स ऑर्डर टू शिपिंग। बात समझ में आ गई? तो एक और बात समझ लेना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, रटने का टॉपिक है ही नहीं। जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट समझा रहा हूं। यहां तक सारी बातें क्लियर है बेटा? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, पूरा एग्जाम्पल देके प्रैक्टिकली चीजें आपको समझाइए। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अगला है, अब जब कस्टमर आपको चेक भेजता है, आप मुझे बताइए, आप किसी को कोई पेमेंट करते हैं, चलो आपने हमारे इंस्टीट्यूट को पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आप बैठ गए कि कुछ आपने किया था? आप मुझे बताओ, कुछ तो किया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपने सीपीए में एडमिशन लिया, आपने हमारी बैंक में डिपॉजिट किए हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, कुछ ना कुछ आपने जरूर किया होगा। पेमेंट करने के बाद क्या किया वो सोचो। क्या किया? सबसे पहला क्या किया आपने? आपने एक काम डेफिनेटली किया होगा, उस वो जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी टीम को भेजा होगा। ये जहां काम जरूर किया होगा व्हाट्सएप पे, ज्यादातर तो यही करते हैं बच्चे, मैक्सिमम लोगों ने यही किया होगा। तो आप कस्टमर है, तो कस्टमर अगर कोई पेमेंट करता है तो कहीं ना कहीं एक रिसीव मेल, मेल रूम से कहीं, तो यहां पर हम प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मेल रूम से एक तो आपको ये तो चेक्स आ सकते हैं, या वहीं से आपको मेल रूम से आएगा रिसीव मेल। तो जब मेल रूम वाला पर्सन है वो क्या करेगा? कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड करेगा, और चेक आएगा तो क्या करेगा उसको? वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट के लिए क्या करेगा? बैंक को सेंड करेगा। तो वो प्रोसेस तो अभी हम समझने वाले हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेल रूम का का क्या पर्पस है। तो मेल रूम का जो पर्पस है वो रिसीव मेल करना एंड प्रिपेयर इनिशियल कैश रिसिप्ट रिकॉर्ड, की जो भी आपने कैश रिसिप्ट की इनिशियल, यहां पे वर्ड मैंने मेंशन किया है, इनिशियल, इनिशियल कैश रिकॉर्ड्स क्या करने पड़ेंगे? प्रिपेयर कर। तो बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं। अब इंटायर अगले 5 यूनिट में आप इन दो टर्मिनोलॉजी को में कंफ्यूज्ड हो सकते हैं।
जनरल लेजर क्या समझते हैं आप लोग? जनरल लेजर, आपने कभी जनरल एंट्री करी है? जनरल लेजर क्या होना चाहिए, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे आज। जनरल लेजर वर्सेस सब्सिडरी लेजर, ये दोनों में टर्मिनोलॉजी में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और इसके ऊपर कोई भी थ्योरी लेक्चर नहीं, इसके ऊपर स्पेसिफिकली सिम्स आएंगे। और वो सिम्स कैसे आ सकते हैं, मैं आपको अनुभव से बताऊंगा। अब इसको पहले समझें क्या है सर। जनरल लेजर को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने एक जनरल लेजर बना दिया है। जनरल लेजर मेंटेन्स द अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एंड रिकॉर्ड सेल्स। तो यहां पर एक वर्ड मैंने मेंशन किया, मेंटेन द अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, समरीज ऑफ सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स जनरल। और पूरी थ्योरी अगर पढ़ें, द टोटल डिटेल फ्रॉम द सेल्स जर्नल आर यूजुअली पोस्टेड मंथली टू जनरल लीजर। आपको ऐसे थ्योरी पढ़ के नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हो सकता है आपने ये वर्ड देखा भी हो लेकिन इतना ध्यान ना दिया हो। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, मेरे दिन भर में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे मैंने सेल्स करी, मैंने परचेस करी, मैंने किसी प्रकार का एक्सपेंसेस किया, ये कौन से अकाउंट होना चाहिए? सेल्स की, परचेस करा, एक्सपेंसेस किया, इसको मैं एक अकाउंट में रिकॉर्ड करूं तो इसको हम क्या बोले? तो बेसिकली सर यही क्या है, आपका जनरल लेजर है। जैसे आपको नीचे मैंने एक उसकी इमेज भी चिपकाई है। जैसे हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो ये सेल्स रेवेन्यू हो गया, अकाउंट रिसीवल से पैसा आ गया, पैसा नहीं आया, अच्छा ये पैसा आया है कुछ और है ये? बेटा ये हमने क्रेडिट पे सेल्स किया, ये क्या किया हमने? क्रेडिट पे सेल्स किया, ये हमने कैश में सेल्स किया। फिर हमने कोई गुड्स परचेज किया, फिर हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया, फिर हमने रेंटल एक्सपेंसेस दिए, फिर हमने कैश में मंथली। तो सर जितने भी ट्रांजेक्शन आप सारे दिन भर के जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो किस में कर रहे हो? एक प्रकार से जनरल लेजर में कर रहे हो। अब जनरल लेजर के साथ साथ ये जो अकाउंट्स पेबल का एक लेजर बनाया है मैंने, स्पेसिफिकली अकाउंट नाम दिया हुआ देखिए, डीडी एंड इनकॉर्पोरेशन। तो हमने यहां पर एंट्री पास करी, उसका रेफरेंस नंबर मेंशन किया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सब्सिडरी लेजर। तो सर एक परचेज का लेजर हो गया। तो ये जो अकाउंट्स हैं, अभी बीएसए का अकाउंट है, ये डो जोन का अकाउंट है, तो उसमें डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट्स, एक होते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स, और ये क्या है? अकाउंट्स पेबल सब्सिडरी लेजर। इसका ओवरऑल नाम क्या है? अकाउंट्स पेबल सब्सिडरी लेजर। तो हम जब इंडिविजुअल अकाउंट में जो पोस्टिंग करते हैं ना परचेस की, क्योंकि किसी एक ही व्यक्ति से थोड़ी माल खरीदोगे आप, जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से आपने गुड्स बाय किया है, जब उसकी एंट्री आप करते हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं सर? सब्सिडरी लेजर। तो सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर का भी क्या होना चाहिए? आप मुझे बताइए, आप सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर का रिकॉन्सिलेशन कैसे करोगे? क्या एक तरीका हो सकता है जो आपके माइंड में आना चाहिए? क्या रिकंसिलेशन का तरीका हो सकता है? अगर मुझे केवल अकाउंट्स पेबल सब्सिडरी लेजर को जनरल लेजर से मैच करना हो तो रेफरेंस चेक, क्या मैं यहां पर ये वर्ड बोल सकता हूं कि जितनी टोटल परचेस है क्रेडिट, उसका जनरल लेजर का टोटल सब्सिडरी लेजर के क्रेडिट साइड से मैच होना चाहिए? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो सब्सिडरी लेजर में जो भी परचेज की टोटलिंग है, अगर क्रेडिट परचेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका जो टोटल है वो इंडिविजुअल सब्सिडरी लेजर से आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ सब्सिडरी लेजर में पोस्टिंग करते समय किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो गई हो। क्या आप जनरल लेजर और सब्सिडरी लेजर को मैच करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आप बोलोगे सर ये तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर लेता है, तो आप कंप्यूटर नहीं हो, आपका काम तो ऑडिट है, आप ऑडिटर हो। इट मे बी पॉसिबल ना कोई कोडिंग एरर आ जाए, किसी एक अकाउंट में पोस्टिंग होना था, किसी दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग हो जाए, कैसे चेक करोगे? तो आपको सब्सिडरी लेजर वर्सेस जनरल लेजर का रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए। तो सर आप यहां पर अब हमें जनरल लेजर के बारे में ऑफिशियल डेफिनेशन अगर हम पढ़ लें, तो डिटेल ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जनरल लेजर में क्या आता है, डिटेल ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन ऑकर हो जाता है, वो जनरल लेजर में क्या आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है, जिसको इंडियन स्टूडेंट जनरल एंट्री बोलते हैं, यहां पे उसको क्या बोला है, जनरल लेजर। और फिर वो हर ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, कैटेगरी में बांटते हैं, और उसको रिलेवेंट अकाउंट जैसे सेल्स, कैश, अकाउंट्स पेबल, उसमें क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो जनरल लेजर अलग है और सब्सिडरी लेजर अलग है। अगर आप इसके नेचर को समझ गए, तो एक ऑडिटर को अगर कुछ चीजें वेरिफिकेशन करना हो, जब वेरिफिकेशन करेंगे तो इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसी टाइम करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे कि जनरल लेजर और सब्सिडरी लेजर का रिकॉन्सिलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। बात समझ में आ गई होगी आपको सभी को, क्लियर है? तो सर सब्सिडरी लेजर की डेफिनेशन भी मैंने मेंशन कर दी है, क्योंकि नोट्स में होनी चाहिए, कई बच्चे अगर सुनी हुई बात ना समझें। तो सब्सिडरी लेजर क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट्स whose combined balance equal the balance in specific general ledger account। तो जो सब्सिडरी लेजर है उसका जो टोटल होगा वो जनरल लेजर के स्पेसिफिक अकाउंट से मैच कर जाएगा। अब यहां पर मैंने एक और बात समझाई है और बेटर तरीके से। एक होता है कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल रिसीवेबल अकाउंट क्या नेचर में बता रहा है, इसको आप क्या समझते हैं, अगर आप पिक्चर देख के, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पिक्चर देख के पहचानना पड़ेगा कई बार। कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल किस प्रकार का नेचर लग रहा है आपको? तो हम ये कह सकते हैं कि सर जितने भी टोटल अकाउंट रिसीवेबल है, टोटल बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल मतलब आप ऐसा सोचो, हिंदी में सोचो, आप इंडिया में राम, मोहन, सोहन, इससे मुझे $1000 लेना है, इससे मुझे 200 लेना है, इससे मुझे 300 लेना है, इसका टोटल हो गया 1500। इन 1500 को क्या बोल रहे हैं, 1500 को क्या बोल रहे हो आप, क्या कहलाओगे आप, ये सब 1500 को आप क्या बोलने वाले हो? आप ये बोलने वाले हो ना सर ये टोटल अकाउंट रिसीव, ये मेरे टोटल डेटर्स, यही बोलोगे ना, इंडियन लैंग्वेज में यही बोलोगे, कुछ और तो नहीं बोलने वाले इसके अलावा। यही बोलोगे ना सर मेरे टोटल डेटर्स 1500। बस यूएस की लैंग्वेज में इसको बोल दिया कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल। क्या दिक्कत है इससे? कंट्रोल अकाउंट है, उसका नेचर अकाउंट रिसीवेबल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट। अब इस कंट्रोल अकाउंट को हम सब्सिडरी लेजर से मैच कर लें, तो इस कंट्रोल अकाउंट का जो टोटल बैलेंस है वो सब्सिडरी लेजर की क्लोजिंग बैलेंस से मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 200, 700, 500, 2500 और ये 1000, और ये सब अलग अलग नाम के हैं, डेली, जॉनसन, जोन्स, रेली, स्मिथ, सबका टोटल लगा लो, 200, 700 हो गया ना, 200, 700, 500, 25, ये हो गया। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है ये? तो कंट्रोल अकाउंट से आप क्या कर सकते हो, मतलब टोटल, अगर मैं एक इसको ये भी बोल सकता हूं कि सर ये अकाउंट रिसीवेबल, क्या ये जनरल लेजर है? बेटा ये जनरल लेजर क्यों नहीं है, पहले तो कौन बताएगा, वाई दिस इज नॉट ए जनरल लेजर?
ये जनरल लेजर क्यों नहीं है? कौन बताएगा दिस इज नॉट अ जनरल लेजर? बेटा ये जनरल लेजर इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें एवरी ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे। जनरल लेजर की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि सर जनरल लेजर में तो सारे ट्रांजेक्शन आना चाहिए, तो इसमें सारे ट्रांजेक्शन कहाँ, इसमें तो केवल अकाउंट रिसीवेबल। तो कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल इज नॉट इन जनरल लेजर, नेचर वैसे ही है उसका, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब एक और टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे, लॉक बॉक्स सिस्टम। वैसे मैंने बेसिक क्लासेस में इसको समझाया था कि आप सोचिए ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कस्टमर है, ये बैंक है। कस्टमर आपको पैसा देता है, आप उठा के बैंक में डिपॉजिट करते हो। इससे बेटर अगर आपको यहां पर क्या डर है कि ये आपके पास पैसा आएगा, कुछ फियर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल फियर होगा सर। एक सबसे बड़ा फियर तो हमको यही कि जो कस्टमर ने हमको चेक दिया है वो मिसप्लेस ना हो जाए, वो एम्बेजलमेंट ना हो जाए, हमारा कैशियर उसको चोरी ना कर ले। एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि एक यार बैंक के पास एक लॉक बॉक्स सिस्टम लगा दो, कस्टमर सीधे यहां पे क्या करेगा, चेक डिपॉजिट कर देगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉक बॉक्स सिस्टम। मैंने आपको एक लैपिंग का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। लैपिंग, लैपिंग का क्या मतलब होता है? जैसे ये अकाउंटेंट है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये अकाउंटेंट है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कंपनी में, ये कस्टमर है, इसको पैसा देते हैं, इसने दिया मिस्टर ए ने, इसने इस पैसे को अपने जेब में रख लिया और बोला अभी ए से पैसा नहीं आया। फिर पैसा दिया बी ने, यहां पे आया तो इसने बी के ए के अकाउंट में क्या कर दिया, बोले कि ऐसे पैसा आ गया। अब बी का बाकी रह गया। पैसा दिया सी ने, ये सी ने, सी की से जो पैसा आया वो आपने बी के अकाउंट में एंट्री कर दी। फिर दिया पैसा डी ने, तो डी से जो पैसा आया, तो एक अकाउंट हमेशा ही क्या रखा आपने, आउटस्टैंडिंग रखा। तो एक अकाउंट का पैसा रिसीव करके उसको जब्त कर लेना और दूसरे अकाउंट से जब वो पैसा आए उसके अकाउंट में डाल देना। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है, ये जो रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको क्या हम लॉक बॉक्स सिस्टम से रिमूव नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जब कस्टमर आपको पैसा दे ही नहीं रहा है, सीधे आपके बैंक के बॉक्स में डिपॉजिट कर रहा है, तो लैपिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर अराइज ही नहीं होता है। बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात, अभी तक का ये लेक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो गया है? अब मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली करवाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि सर हम प्रैक्टिकली चीजों को सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। हमें तो ये सोचना है कि क्या हम प्रैक्टिकली चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है, उसको भी हम जस्ट अभी क्या करेंगे। चलिए सो हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे, क्योंकि आधा सेगमेंट डिस्कस हुआ है अभी। 51 क्वेश्चन है। अभी फ्लो चार्ट मैंने समझाया नहीं है आपको। सो पहले सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, एक साउंड इंटरनल कंट्रोल प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, मतलब उसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, इमीडिएटली अपॉन रिसीविंग चेक फ्रॉम द कस्टमर बाई मेल, ए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय शुड, कि जैसे ही कस्टमर के मेल से आपके पास चेक आया, एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? क्या उसकी एक डुप्लीकेट लिस्टिंग बना लेना चाहिए, या उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, या वेरीफाई द ई चेक इज सपोर्टेड बाई प्री नंबर्ड सेल्स इनवॉइस होना चाहिए, या उसको कैश समरी में लिख लेना चाहिए? अब आपके सामने दो ऑप्शन दिए, आपको पहचानना, चार ऑप्शन दिए।
तुरंत क्या करना चाहिए, देखिए ध्यान से पढ़िए कि आपके पास एक चेक आया, तो रिसीव करने वाला ही रिकॉर्ड कर दे क्या? या कई बच्चे बोल रहे हैं सर चेक सपोर्टेड बाई प्री नंबर सी, तो किसी हाल नहीं हो सकता, और डी भी नहीं हो सकता। एड द चेक टू द डेली कैश इमीडिएटली, कैश समरी एंड ऑफ द डे बनती है। उन्होंने क्या लिखा, इमीडिएटली। देखो इमीडिएटली वर्ड के ऊपर फोकस नहीं किया। समरी बेटा इमीडिएटली नहीं बनती। एक तरफ तो वो बोल रहे इमीडिएटली और बोले समरी उसके बाद चेक नहीं आएगा, तो सी और डी तो हो नहीं सकते सर। अब बचा एक डुप्लीकेट, उसकी कॉपी रख लो आप, आपके पास चेक आता तो उसको कहीं रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो एक बात ध्यान रखिए कि चेक जैसे ही चेक आता उसको आप एक फोटो कॉपी करके रख लेते हैं अपने पास, कि कहीं हम उसको अपने पास रिकॉर्ड में क्या कर सकते हैं। देखना चेक जनरली आता तो कंपनी की एक प्रैक्टिस होती है कि उसकी फोटो कॉपी रख लेते हैं, कि अब ये बैंक के पास जाएगी तो उसके हमारे पास कल को बैंक से मिसप्लेस हो जाए या किसी प्रकार से हमें अकाउंटिंग करनी हो, तो उसकी फोटो कॉपी हमारे पास क्या है, होनी चाहिए। तो कई बार आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ, तो इमीडिएटली के साथ में डेली क्यों कर रही है, हटाओ। इमीडिएटली वर्ड पूछा था उन्होंने, दैट्स वाई ये क्वेश्चन इसका ए था। मैंने जो क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाए हैं, अब अप्रूवल से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल। Which of the following credit approval procedure would be basis of developing deficiency finding for wholesaler? अब देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट अप्रूवल प्रोसीजर वुड बी बेसिस फॉर डेवलपिंग ए डेफिशिएंसी, मतलब अगर हम एक क्रेडिट अप्रूवल देते हैं तो कौन सी वो प्रोसीजर है जिसमें हमको डेफिशिएंसीज नजर आ रही है। पहला, ट्रेड क्रेडिट स्टैंडर्ड आर रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Customer not meeting the trade credit standard are shipped merchandise on a cash on delivery basis. An authorized signature from the credit department denoting approval of the customer credits to appear on all credit sales order. Or salesperson are evaluating and monitoring the financial condition of prospective and continuing customer. अब आपको आंसर देना है सोचकर, एनालिसिस करके। Authorized signature from the credit department, सेल्स पर्सन। मुझे बताइए मार्केट में जो बच्चे डी बोल रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि एक मार्केट में सेल्स पर्सन जाते हैं, उनको उस कस्टमर की रियल पिक्चर पता होगी कि नहीं होगी, कि यार ये मार्केट में इसकी क्या कंडीशन है, ये क्या लोगों का पैसा तो नहीं देते, तो क्या सेल्स पीपल किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की क्रेडिट वर्दिनेस को इंप्रूव को इवेलुएट नहीं कर सकता क्या? ऐसा सोचो। और पहला क्या बोल रहा है, ट्रेड। अब देखो दो तो शुरू से बाहर हो जाते हैं। ट्रेड क्रेडिट स्टैंडर्ड आर रिव्यूड एंड अप्रूव बाय द फाइनेंस कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कस्टमर आर नॉट मीटिंग ट्रेड क्रेडिट स्टैंडर्ड शिप्ड मर्चेंट ऑन ए कैश ऑन डिलीवरी बेसिस। और ए और बी तो डेफिशिएंसी लग नहीं रहे हमको। अब हमारा एक क्वेश्चन सी और डी के ऊपर है, तो अब आपने दिमाग लगाना है, और आपने दिमाग लगा के सी बोल दिया है। कई बच्चों ने, तो ये वीकनेस कहां से थी? क्वेश्चन ने क्या बोला, डेवलपिंग डेफिशिएंसीज, जिन बच्चों ने सी दिया आंसर। अब सर डी ही आंसर होगा, ऐसा अब हमें लग रहा है। लेकिन अब मुझे बताइए फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कहां हो गया? जो पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम, अच्छा सेल्स पर्सन का कमीशन किसके ऊपर बेस्ड होती है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ।
सेल्स पर्सन की जो कमीशन होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है। तो वो क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, चाहेगा कि नहीं चाहेगा। तो क्या अब हम यहां पे ऐसा सोच पाएंगे। तो अब आप डी बोल दोगे आंसर तुरंत, बोल दोगे ना। अगले दो का एनालिसिस करोगे कि नहीं करोगे। तो मेजोरिटी अब डी पे आ गई है जनता। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि आपने एक ही पर्सन को ये पावर दे दिया कि जो सेल्स पर्सन है वो जाके चेक करें। तो उसकी तो कमीशन डायरेक्ट सेल्स पे। तो वो तो ऐसे कस्टमर को भी माल बेचना पसंद कर देगा ना, जिसकी क्रेडिट वर्दिनेस पे क्वेश्चन मार्क। तो अपने आप में ये एक डेफिशिएंसीज है। तो एक बात आपको अपने ध्यान रखना कि क्रेडिट डिपार्टमेंट होगा एक कंपनी में, जिसका काम होगा फाइनेंशियल कंडीशन, ना कि सेल्स डिपार्टमेंट। क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट तो चाहेगा ना ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, उसकी कमीशन उसको मिले। तो यहां पर हर क्वेश्चन का आंसर बुक में नहीं मिलेगा, और ना ही हर क्वेश्चन का आंसर नोट्स में मिलेगा। लेकिन सॉल्यूशन पढ़कर या थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करके, ऐसे 10 एक परसेंट होंगे क्वेश्चन, सारे नहीं। अब इस क्वेश्चन को आपने ही पढ़ना है, आपने ही आंसर देना। आई विल नॉट एक्सप्लेन। वन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर कैश रिसीव एंड क्रेडिट लॉस राइट ऑफ। सभी लोग डी बोल रहे हैं, सारी क्लास ही डी बोल रही, तो फिर मैं भी डी पे क्लिक कर देता हूं। और इस बात का आंसर हमने कहीं और दिया है आपको। इस ये क्वेश्चन नोट्स में था, मेरे उस कॉन्सेप्ट में। मैंने आपको बताया था जहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं पॉसिबल है, वहां पर आप कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल क्या कर देंगे। तो आप देखिए, मैंने आपको समझाया कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल, लेकिन उन्होंने एक सिचुएशन बना दी प्रैक्टिकल। वन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर कैश रिसिप्ट एंड क्रेडिट लॉस राइट ऑफ, कि एक ही पर्सन क्या कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल नहीं है, तो इंक्रीज सुपरविजन करना पड़ेगा। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये भी। कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑन अकाउंट हैव बीन मिस एप्रोप्रिएटेड। मतलब जो हमने सेल्स करी थी उससे हमें पैसा मिल गया है, लेकिन वो मिस एप्रोप्रिएट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वुड कंसील दिस डिफॉल्केशन एंड बी लीस्ट लाइकली टू बी डिटेक्टेड बाई द ऑडिटर। मतलब ऑडिटर इस प्रोसेस के उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। लीस्ट लाइकली टू बी डिटेक्टेड बाई द ऑडिटर। इस बात के ऊपर फोकस कीजिए अगेन। बच्चे लोग डी पे बोल रहे हैं। अंडर स्टेटिंग द सेल्स जनरल। अब लॉजिक से सोचो, इस क्वेश्चन का डिस्कशन करना जरूरी है। मुझे बताइए, क्वेश्चन ने क्या बोला, कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑन अकाउंट्स।
ये बात पढ़ी थी कि नहीं आपने, ऑन अकाउंट, इसका क्या मतलब हुआ? ऑन अकाउंट मतलब वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन। इसका मतलब सर कि वो जो कस्टमर से पेमेंट आया है वो वाला डिफॉल्ट हुआ है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑन अकाउंट हैव बीन मिस अप्रोप्रिएटेड। तो अब कौन सी चीज का इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये पूछा गया था आपसे। तो क्या सेल्स जनरल का इससे कोई लेना देना है? आप इसको थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए, सेल्स का क्या लेना देना है इससे? वो तो क्या बोल रहे हैं कि कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑन अकाउंट हैव बीन मिस अप्रोप्रिएटेड। बात समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? कि हम सेल्स जनरल को चेक करके भी इस प्रोसेस, इस डिफॉल्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, घर पे आराम से सोचना। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कौन सा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है, कौन से? क्रेडिट मैनेजर का रेवेन्यू साइकिल से लेना देना है या नहीं है? रिसीविंग डिपार्टमेंट क्लर्क का लेना देना है कि नहीं है? मैंने कोशिश की थी आपको उस टाइम समझाने की। तो आपको बताया था कि सर रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम परचेज से रिलेटेड है और सेल से रिलेटेड से, और यहाँ क्वेश्चन ने पूछा नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है। बात समझ में आई है कि सर एक एक वर्ड हमें समझने पड़ेंगे कि रिसीविंग का काम क्या है। जो गुड्स आता है उसकी एक रिपोर्ट बना लेना, बस यही काम है उसका, रेवेन्यू से लेना देना कुछ नहीं। अब एक बच्चे पूछ रहे सर डी क्यों नहीं है? अरे कैश जो आएगा, ट्रेजरी का काम क्या, कैश अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना, क्या रेवेन्यू साइकिल का रिलेवेंस नहीं है? कैश अकाउंट आएगा तो क्या उस वो डिपार्टमेंट अफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल अफेक्ट होगा। रिसीविंग डिपार्टमेंट इसलिए अफेक्ट नहीं होगा कि रिसीविंग डिपार्टमेंट माल रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माल को, बेटा क्वेश्चन में बोला था नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, बिलिंग डिपार्टमेंट क्यों नहीं इन्वॉल्व होगा? बिल कौन बनाएगा फिर, सेल्स माल बेचेंगे, यहाँ बोला नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इसलिए रिसीविंग, बिल डिपार्टमेंट तो अफेक्ट होगा ना। चलिए एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल सिचुएशन। वन ऑफ द टू ऑफिस क्लर्क, आप पढ़ो पहले। देखो जनरल लेजर और सब्सिडी लेजर हिट होगा यहां पर। सोच के देना इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन ऑफ टू ऑफिस क्लर्क इन ए स्मॉल कंपनी प्रिपेयर सेल्स इनवॉइस फॉर 4300। स्मॉल कंपनी है, वहां पर एक सेल्स इनवॉइस प्रिपेयर किया गया, सेल्स इनवॉइस 4300, ठीक है सर। हाउएवर इनवॉइस इज इनकरेक्टली इंटर्ड बाय द बुक कीपर इन द जनरल लेजर एंड द अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर। दोनों जगह इनकरेक्टली इंटर हो गया, सब्सिडरी लेजर में भी इनवॉइस सही बन गया 4300 का, लेकिन सब्सिडरी लेजर में भी 3400 लिख दिया, और जनरल लेजर में भी गलत लिख दिया, और कस्टमर ने आपको पैसा पूरा दे दिया 34, उन्होंने तो दे दिया। कस्टमर सब्सिक्वेंटली रेमिट 3400।
The amount on the monthly statement, assuming there are only 3 employees in the department, the most effective control to prevent this type of error is using predetermined total to control posting routines, require the bookkeeper to perform periodic reconciliation of account receivable subsidy ledger in the general ledger. अब देखो, वो बोल रहे हैं कि पीरियोडिक रिकंसिलेशन करो अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर और जनरल लेजर से। कितने लोगों को बी लग रहा है, जरा वो हैंड रेज करें। कुछ लोगों ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा बी, इसका मतलब सर वो तो नहीं लग रहा। रिक्वायरिंग दैट monthly statement are prepared by bookkeeper and verified by one of the other office clerk prior to mailing. Assign the second office clerk to independently check the sales invoice prices, discount extension footing and account for the invoice serial number. अब देखो, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि बोल रहे कि सब्सिडी लेजर और जनरल लेजर में ठीक है। नहीं बेटा, वहीं पर तो ठीक नहीं है। इनवॉइस 4300 का था, हमने सब्सिडरी में और जनरल लेजर में गलत एंट्री करी है, तो हम उन दोनों को आपस में मैच करके क्या कर लेंगे, ये भी तो सोचो। बी हो सकता है क्या? आपको जो सोचना जो नहीं हो सकता वो बाहर करो पहले, कि हमने इनवॉइस सही बना लिया, हमने सेल मतलब मैंने इनवॉइस सही बना दिया सेल्स सब्सिडी लेजर में से जनरल लेजर को रिकंसाइल करके, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मंथली स्टेटमेंट बताओगे कस्टमर को, क्या लिख रहा है, मंथली स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाई बुक कीपर। कहां से स्टेटमेंट बनाओगे आप? अकाउंट रिसील से। तो अकाउंट रिसील में तो ऑलरेडी गलती है, तो उससे क्या वेरीफाई कर लोगे? चौथा आ रहा है, सेल्स इनवॉइस को हमने चेक किया, ठीक है चेक कर लो। डिस्काउंट को चेक किया, एक्सटेंशन को चेक किया, फुटिंग को चेक किया। क्या यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला इनवॉइस सही जगह से पोस्ट हुआ है कि नहीं? इस एंट्री को देख के दिमाग लगा पा रहे हो आप? क्या इस प्रोसेस से आप इस बात का अश्योरेंस ले सकते हो एक सेल्स बिल्स में सही प्राइस लगी है कि नहीं लगी, सही डिस्काउंट, इस बात का अश्योरेंस मिल रहा है कि जितना सेल्स इनवॉइस बना है उतना सब्सिडरी लेजर में पोस्ट हुआ, इस बात का वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। या मैं एक ऐसा सिस्टम बता दूं कि जैसे ही मैं सेल्स इनवॉइस करूं, उसका एक ऑटोमेटिक जनरल एंट्री मेरी सब्सिडरी लेजर में हो जाए। टैली, वो सुना होगा आपने इंडिया में टैली, कि अपन इनवॉइस बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल में सीधे डेबिट हो जाता है। अब आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? अब आप लोग ए पे पहुंच गए और सही पहुंच गए। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने इनवॉइस बना दिया, हमने सब्सिडी लेजर उधर गलती कर दी, मतलब इनवॉइस से पोस्टिंग गलत हो गई है। तो इसको चेक करके क्या कर लेते हैं आप, सेल्स इनवॉइस प्राइस ये सब। क्वेश्चन को समझो, जल्दबाजी नहीं करना है। 4-5 मिनट इस चैप्टर में आपको एक गलत हैबिट नहीं डालना है। कौन सी गलत हैबिट? कि बहुत जल्दी इस चैप्टर में आपको समय लेने की, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, अगले 5 चैप्टर्स में, क्योंकि वो पूरे प्रैक्टिकल। सर सी क्यों नहीं हो सकता? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आपने अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस उठाया, ठीक है। ये क्या बोल रहे, सी में रिक्वायरिंग मंथली स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड बाई बुक कीपर। स्टेटमेंट कहां से बनाओगे, पहले तो मुझे बताओ स्टेटमेंट कहां से बनाओगे? अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस से, जो अपने आप में गलत है। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि उस अकाउंट रिसीवेबल के एक एक जनरल एंट्री को हम इनवॉइस से चेक करेंगे, ये कहां बोल रहे हैं? वो तो क्या बोल रहे हैं कि मंथली स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा एक बुक कीपर, और वेरीफाइड बाय दी वन अदर ऑफिस क्लर्क प्रायर टू मेलिंग। मतलब हम कस्टमर को अकाउंट अकाउंट स्टेटमेंट भेज रहे हैं। तो आपको ये कैसे पता चल जाएगा कि जितने का इनवॉइस बना था उसकी उसमें पोस्टिंग हुई? इस प्रोसेस से कहां पता कर पा रहे हो? मैं आपको बोलूं कि अकाउंट रिसील का बैलेंस उठाओ और कस्टमर को मेल करो,
मैंने ये तो नहीं बोला ना कि अकाउंट रिसीव की, वो आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि वो जो जनरल एंट्री है वो सही पोस्टिंग हुई है कि नहीं, तो उसके लिए आपको ये बेटर तरीका था। जल्दबाजी करोगे इस चैप्टर में, 50 के ऊपर आपका स्कोर नहीं दिखेगा, और फिर गलती नहीं मिलेगी। पहली बार में जो मिस्टेक करेगा उसको शायद उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड इंडिकेट सोर्स डॉक्यूमेंट फ्रॉड, क्या लग रहा है? कितना सरल क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता इसका। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर ये बुक में नहीं था। क्या एक ही इनवॉइस नंबर, मेरे अभी राइट नाउ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबको मैं 105 नंबर का बिल दे दूं, क्या ये फ्रॉड है या नहीं है? अब एक बोल रहे सर पहला क्यों नहीं हो सकता, क्या एक डेट पे बहुत सारे इनवॉइस नहीं कट सकते क्या? कट सकते हैं, तो आप सभी लोगों ने आंसर दिया सी। सही है। तो प्रैक्टिकल चैप्टर है ये, इससे आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाती है कि सर ये वाला जो टॉपिक है, अब जब एक हमने लिखी तो वाई डी नॉट, हर चीज का आंसर नहीं पूछना कि अब डी क्यों नहीं हो सकता। डी क्या बोल रहा है? द सेम कस्टमर परचेस ऑर्डर नंबर अपीयर ऑन डिफरेंट कस्टमर इनवॉइसेस, क्या दिक्कत है? बिल्कुल हो सकता है। क्या बोला है? सेम कस्टमर परचेस ऑर्डर नंबर। क्या एक परचेस ऑर्डर से 10-15 बिल नहीं काटे जा सकते क्या? मेरे पास 1000 यूनिट का ऑर्डर आया है, जरूरी 1000 यूनिट एक बार में ही पहुंचाना है? आज 50 पहुंचा दी, उसके लिए बिल काट दिया। नहीं पॉसिबल है क्या? कल 200 यूनिट पहुंचा दी, तो वो पॉसिबल है, तो वो फ्रॉड नहीं है। चलिए, तो अब आप लोग आज के लेक्चर को और अच्छे से समझिए, और इस बात को ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में आपको तगड़ी मेहनत करना है, क्योंकि कल का लेक्चर शायद इससे भी टफ है। जब कल हम पूरे फ्लो ऑफ अकाउंट रिसीवेबल सेल्स को समझेंगे तो मैं आपके साथ में और डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिर आप मुझे 51 क्वेश्चन की प्रॉपर रिपोर्ट भेजेंगे। कल मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, कल मैं आपको सीधे वो पढ़ाऊंगा,